हेलो एवरीवन। जो मूवी मैं आज आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ उसकी शुरुआत सीसीटीवी कंट्रोल सेंटर से होती है, जहाँ पर दो महिलाएं यानी औरतें अपने न्यू एम्प्लॉय के बारे में बात कर रही होती हैं, क्योंकि वो ऑफिस में भी सन ग्लासेस पहन कर रखता है और इसी वजह से वो उन्हें काफ़ी अजीब लगता है। तभी उन्हें वहाँ पर भागते हुए लुटेरे नजर आते हैं और ये बात वो फ़ौरन से अपने बॉस को बताते हैं। अब वो भी फ़ौरन से पुलिस को इन्फॉर्म करता है और वहाँ ऑफिस में बैठे हुए सारे के सारे एम्प्लॉयज़ उन्हें कैमरा की मदद से ट्रैक करने लग जाते हैं। देखते ही देखते वो दोनों लुटेरे उनकी नज़रों से गायब हो जाते हैं। पर तभी उस ऑफिस में मौजूद नया एम्प्लॉय जिसका नाम जैंगबू है उन्हें उन लुटेरों की क्लिप दिखाता है। अब इसकी मदद से पुलिस उनको पकड़ लेती है। अब आप सोच रहे होंगे कि जैंगबू ने उन्हें किस तरह से पकड़ने में मदद की। तो वो इसलिए उसे एक रेयर बीमारी थी, उसे सारी की सारी चीजें स्लो मोशन में दिखाई देती हैं। इनफैक्ट जब चैंग 5वीं जमात में था यानी 5th क्लास में था तो तभी उसने एक रेस में हिस्सा लिया था और यही वक्त था जब सारी की सारी चीजें उसे स्लो मोशन में दिखना शुरू हो गई थी। इसके बाद उसे डॉक्टर सोक के पास लेकर आया गया था। डॉक्टर सोक ने उन्हें बताया कि इसे विजुअल एक्यूटी डिसऑर्डर है, जिसमें उसे हर चीज स्लो मोशन में दिखाई देती है, मानो उसकी दुनिया ही स्लो है। अब इस बात को प्रूव करने के लिए डॉक्टर ने उसकी तरफ तेजी से बॉल फेंका था। कोई और होता तो उसे बॉल लग जाता, क्योंकि इतने तेज बॉल को पकड़ना इम्पॉसिबल सी बात है। पर जैंगबू ने उसे बड़ी आसानी से कैच कर लिया था, वो इसीलिए क्योंकि उसे अपनी तरफ आता हुआ बॉल स्लो मोशन में दिखाई दे रहा था। अब इसके बाद डॉक्टर ने उसे कहा कि तुम्हें अपनी आंखों का ख्याल रखना है और अपनी आंखों को रेस्ट देना है, इवन धूप से भी बचाना है। तो इसके लिए तुम्हें हर टाइम धूप का चश्मा पहनना होगा, यानी सन ग्लासेस पहन के रखना होगा। अब जैंगबू के इस बीमारी को सुनने के बाद उसके पिताजी और पैसे कमाने के लिए बाहर के मुल्क यानी विदेश चले जाते हैं ताकि वो अपने बेटे का अच्छे से इलाज करवा सकें। लेकिन सैडली उसे सनग्लासेस पहनने की वजह से कई बार बुली भी किया जाता था। पर यहीं उसकी एक दोस्त थी जिसका नाम था सुमी, और वो हमेशा उसे बुली होने से बचाती थी। और यही वजह थी कि जैंगबू उसे पसंद करने लगा था। लेकिन सुमी भी जब उसके साथ रहती थी तो इस वजह से उसे भी बुली किया जाने लगा। अब इसके बाद से सुमी ने भी उससे दोस्ती तोड़ दी और फिर जैंगबू का कोई दोस्त ना रहा, वो बिल्कुल अकेला रह चुका था। उसने सोचा कि क्यों ना इस सब से बचने के लिए वो अंधा ही हो जाए, उसे कुछ भी ना नजर आए और ना उसे ये सब फेस करना पड़े। तो उसने सोचा कि मैं सारा सारा दिन टीवी देखा करूँगा, अपनी आंखों का इतना इस्तेमाल करूँगा कि मैं ब्लाइंड हो जाऊँ। पर इससे भी कुछ ना हुआ, उसकी आंखों को जरा बराबर फटना पड़ा। हाँ, एक ये तब्दीली जरूर आई कि वो कोरियन ड्रामास का एडिक्ट बन चुका था। उसने इतने ड्रामास देखे कि अब वो कोरियन ड्रामास देखे बगैर रह ही नहीं पाता था। और तो और जब हर सीन उसे स्लो मोशन में दिखाई देता था तो इसकी वजह से वो काफ़ी अच्छी एक्टिंग भी सीख चुका था। अब एक दिन जैंगबू के पिताजी की तरफ से काफ़ी दुखी खबर सुनने को मिलती है। सुनने में आता है कि ज़्यादा काम के लोड की वजह से वो मर चुके हैं, उनकी डेथ हो चुकी है। अब कुछ दिन बाद जैंगबू उसे डॉक्टर यानी डॉक्टर सोक से मिलने जाता है, जिनसे वो अपना इलाज करवाया करता था, क्योंकि वही उसके सबसे करीबी थे। वो उसे बाहर निकलकर काम करने को और अपने परिवार की मदद करने को कहते हैं। अब उसे टीवी देख देख के भी इसकी आदत हो चुकी थी, इसीलिए वो सीसीटीवी कैमरा सेंटर में यानी सीसीटीवी कंट्रोल सेंटर में काम करने के लिए आ जाता है। दूसरी तरफ हम जैंगबू के कोवर्कर को देखते हैं, जो अपने बॉस से ये बात कर रहा होता है कि जैंगबू का बिहेवियर काफ़ी अजीब है, यानी दूसरों से मुख्तलिफ है। वो काफ़ी शांत रहता है और किसी से बात भी नहीं करता। वो ये भी कहता है कि इस वजह से उसे जैंगबू की काफ़ी चिंता होती है और वो उसका ध्यान भी रखेगा। अब एक दिन यही जैंगबू से बात करने के लिए जाता है, पर वो उससे बात नहीं करता, ना उसकी बात का जवाब देता है, बल्कि अपने मन ही मन में उसके सवालों का जवाब देता रहता है। अब एक दिन कैमरा की निगरानी करते हुए जैंगबू सबके कदम गिनने लगता है कि किसी जगह पर जाने के लिए कौन कितने पाँव चलता है, यानी कितने कदम उठाता है, कितने फुट स्टेप्स लेता है। अब ये बात उसके साथ बैठे कोवर्कर को काफ़ी अजीब लगती है, क्योंकि ऐसा तो और कोई भी नहीं करता। लेकिन फिर भी वो उससे दोबारा बात करने की कोशिश करता है और अब की बार वो जैंगबू से पूछता है कि क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है। तो अब इस बात पर जैंगबू को अपनी गर्लफ्रेंड सुमी याद आ जाती है। अब जैंगबू दिल ही दिल में सोचने लगता है कि वो अपनी दोस्त सुमी से मिलने जाएगा। अब अगले दिन जब उसके घर जाता है तो ये देखकर हैरान रह जाता है कि सुमी की अपीयरेंस तो बिल्कुल बदल चुकी है, वो बहुत ज़्यादा प्यारी और ग्रूम हो चुकी है। पर यहाँ पर एक मसला है, उसकी फाइनेंशियल कंडीशन काफ़ी बुरी है और जिस आदमी से उसने कर्ज ले रखा है वो कह रहा है कि अपना घर बेचकर मुझे पैसे लौटाओ।
तो चैंगबो ये देख के ही वहाँ से वापस आ जाता है कि वो शर्मिंदा ना हो जाए। लेकिन इसके बाद से चैंगबो रोज़ उस पर नज़र रखने लगा था और वो रोज़ ये देखता है कि सुमी हर रात को कॉफ़ी शॉप के सामने से सोडा पीती है। अब चैंगबो भी ऐसा करने लग जाता है। तभी वो देखता है कि एक सोफ़ा बेकार पड़ा हुआ है, तो वो कॉफ़ी शॉप के सामने जाकर उस सोफ़े को रख देता है। अब अगली रात जब सुमी वहाँ पर आती है तो सोफ़ा देखकर कुछ सोचे बिना वहीं पर बैठ जाती है। अब चैंगबो भी उसे देख रहा होता है और अब की बार वो नोटिस करता है कि बारिश होने के कारण सुमी बस स्टॉप पर ही फंस चुकी है। ये देखकर चैंगबो अपने दोस्त के साथ उसकी मदद करने जाता है और उसके सर पर अम्ब्रेला रख देता है ताकि बारिश उसे ज़्यादा नुकसान ना पहुंचाए, उसे ज़्यादा गीला मत कर दे। पर सुमी उसे यहाँ पर सुनाकर चलती बनती है। अब चैंगबो डॉक्टर सोक के पास जाता है और उनसे पूछता है कि मैं अपनी दोस्त सुमी को किस तरह से इम्प्रेस करूँ, तो वो उसे बताते हैं कि तुम उसे फूल दो। अब अगली बार जब वो सुमी को देखने जाता है तो अपने साथ फूल ले जाता है। वो देखता है कि सुमी कहीं जा रही है। इनफैक्ट सुमी अपने गाने का ऑडिशन देने जा रही थी, पर रास्ते में लेट हो जाने की वजह से वो अपना गाना कॉल पर ही शुरू कर देती है। चैंगबो बहुत आराम से उसका गाना सुनता है और फिर उसके बाद उसे भूल देता है। पर सुमी को ये बात भी अच्छी नहीं लगती और वो उसका दिया हुआ गुलदस्ता फेंक कर वहाँ से जाने लगती है। पर तभी चैंगबो उसे पीछे से आवाज़ लगाता है, बैंग सुमी। अब सुमी मुड़ती है और उसे बताती है कि मेरा नाम बैंग सुमी नहीं बल्कि ओ सुमी है। चैंगबो उसे बता चुका था कि मैं तुम्हारा बचपन का दोस्त हूँ, लेकिन सुमी कहती है कि मेरा नाम तो ओ सुमी है और वो गलत लड़की का पीछा कर रहा है। और ये बात भी ठीक थी, वो बैंग सुमी नहीं बल्कि कोई और लड़की ओ सुमी थी और चैंगबो वाकई किसी और लड़की को पसंद करने लगा था और इस बात से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। अब अचानक एक शाम वो दोनों एक दूसरे से टकरा जाते हैं। अब यहाँ पर सुमी का सामान गिर जाता है तो वो चैंगबो से कहती है कि मेरा सामान उठाकर मेरे घर तक पहुँचाओ। अब सुमी उससे ये भी पूछती है कि अपनी बचपन की दोस्त को क्यों ढूंढ रहा है, तो चैंगबो उसे बताता है कि मैं बचपन में उसे पसंद करता था। अब इसके बाद जब चैंगबो देखता है कि वो कैमरा में किसी से बात कर रही है, यानी जब चैंगबो सीसीटीवी के थ्रू उसे मॉनिटर कर रहा होता है तो वो देखता है कि वो किसी से बात कर रही है। वो काफ़ी खुश दिख रही होती है। असल बात तो ये होती है कि उसे म्यूज़िक प्ले में कोई रोल मिल गया होता है और अब वो सेलिब्रेट करने के लिए खुद ही अकेली रेस्टोरेंट में खाना खाने चली जाती है। वहाँ चैंगबो भी आ जाता है तो सुमी उसे भी इनवाइट कर लेती है और अपना स्क्रिप्ट पढ़कर प्रैक्टिस करने लगती है। तो चैंगबो से कहता है, वाह भाई कमाल, बहुत अच्छी एक्टिंग कर लेती हो, और इसके साथ साथ वो अपने स्किल्स भी दिखाने लगता है। तो रेस्टोरेंट में बैठे हुए सारे लोग उनकी तारीफ करने लगते हैं। उसके बाद चैंगबो घर जाते हुए सुमी के स्टेप्स भी काउंट करता है और ये चीज़ उसका कोवर्कर भी देख लेता है। अब अगले रोज जब वो मिलते हैं तो एक दूसरे के बारे में कुछ बातें पूछने लग जाते हैं। सुमी चैंगबो से उसके जॉब के बारे में पूछती है तो उसे पता चलता है कि सीसीटीवी कंट्रोल सेंटर में काम करता है। और जब चैंगबो उसके बारे में पूछता है तो उसे ये पता चलता है कि सुमी जिस कॉफ़ी शॉप के सामने सोडा पीने जाती है उसे उसके ऑनर पर क्रश है, और तो और जो कार उसके पास है वो सुमी को बहुत पसंद है। अब चैंगबो जब ये सुनता है तो इसे ये बात थोड़ी ठीक नहीं लगती और वो काफ़ी जेलस भी होता है। अब चैंगबो सोचता है कि मैं किसी से अच्छी सी कार बोरो करके इसे ड्राइव पर लेकर जाऊंगा ताकि ये मेरे साथ अच्छा फील करे। लेकिन जब वो ऑफिस जाकर सबसे कार के बारे में पूछता है तो किसी के पास भी कार का कोई नामो निशान ही नहीं होता। उधर सुमी से वो आदमी अपने पैसे वापस मांगता है और घर बेचने की दोबारा बात करता है। तो जैसे चैंगबो और उसका दोस्त वहाँ पर आकर उसे बचा लेते हैं। जब चैंगबो चला जाता है तो सुमी कैमरा में देखकर उसका शुक्रिया अदा करती है क्योंकि उसे लग रहा था कि चैंगबो उसे ही देख रहा होगा। अब एक दिन काम खत्म करने के बाद सुमी और चैंगबो डिसाइड करते हैं कि वो पार्क में जाएंगे। अब पार्क में जाकर वो बात करने लगते हैं। चैंगबो सुमी से पूछता है कि सुमी, अगर मेरे पास कार होती तो तुम क्या करती? तो सुमी आगे से कहती है कि मैं हर रोज़ समंदर पर जाती। अब इसके बाद चैंगबो एक ड्राइवर से मिलता है जो कोई बस ड्राइवर होता है। उसके साथ दोस्ती करने की कोशिश करता है और जब एक रात वो बेसबॉल खेल रहा होता है तो उसके पास जाकर उसके साथ खेलने लग जाता है और उससे एक फेवर मांगता है, और वो यही फेवर थी कि वो उसे और सुमी को समंदर तक ले जाए। वो उसकी फेवर को मान लेता है। अब वो लोग सुमी को पिक करके समंदर की तरफ चल पड़ते हैं। अब यहाँ पर सुमी उसके एफर्ट्स को देख के उसे भी थोड़ा थोड़ा पसंद करने लगी थी। अब जैसे ही बस आगे जाती है तो बॉर्डर पुलिस उन्हें रोक लेती है क्योंकि लोकल बस दूसरे डिस्ट्रिक्ट में यानी दूसरे शहर में नहीं जा सकती थी। सुमी ये देखकर पुलिस से बहुत लड़ती है तो बस ड्राइवर उसे शांत करने की कोशिश करता है, पर इसके बाद उन सबको वापस अपने घर जाना पड़ता है जहाँ से वो आए हैं।
अब इसके बाद चैंगबू अपने ऑफिस में बैठा होता है तो वो देखता है कि कैमरे में उसे सुमी नज़र तो आई है लेकिन उसके बाद गायब भी हो गई है। वो परेशान होकर बाहर जाता है तो सुमी कहती है, मैं तो तुम्हारे साथ प्रैंक कर रही थी ये देखने के लिए कि तुम मेरे लिए बाहर आते हो या नहीं। इसके बाद वो उसकी सनग्लासेस उतारती है और उसे बताती है कि वो भी उसे पसंद करने लगी है और इसके बाद वो दोनों घर जाते हैं। पर तभी वहाँ पर वो आदमी होता है जो उनसे पैसे लेने के लिए वहीं पर ही खड़ा हुआ था। चैंगबू कोशिश करता है कि उस आदमी को रोक सके लेकिन तभी उसकी आंखों के सामने सब कुछ ब्लर होने लगता है और वो गिर जाता है। फिर तभी वो देखता है कि वो पेंटिंग है जो उसने बचपन में अपनी दोस्त सोमी को दी थी। चैंगबू सोमी से पूछने लगता है कि ये तो वो पेंटिंग है जो मैंने अपनी दोस्त को दी है। तो सोमी उसे बताती है, हाँ तुम ठीक कह रहे हो और मैं वही सोमी हूँ। मैं बस इसलिए तुम्हें बताना नहीं चाहती थी ताकि तुम मुझे बचपन वाली सोमी से कंपेयर ना करो, बिकॉज आई एम नाउ अ कम्प्लीटली चेंज पर्सन। अब इसके बाद जब वो डॉक्टर सोक के पास जाता है तो डॉक्टर उसे बताते हैं कि तुम्हारी आंखें जल्दी ख़राब हो जाएंगी और तुम्हें दिखना बंद हो जाएगा। अब ये बात चैंगबू भी जानता था और इसीलिए तो वो सारे लोगों के स्टेप्स गिनता था कि इस जगह तक जाने के लिए कितने स्टेप्स चाहिए और उस जगह तक जाने के लिए कितने स्टेप्स चाहिए, कि कल को कोई ऐसा वक्त आता है तो वो स्टेप्स गिन गिन कर उस जगह तक जाए। उधर हम सुमी को देखते हैं जो अपने कर्जे को लेकर काफ़ी परेशान होती है। अब वो अपना घर बेचकर अपने लिए गए पैसे लौटाने लगती है, यानी वो पैसे जो उसने उस आदमी से लिए थे। पर अब वो बेघर हो चुकी थी। चैंगबू उसे कैमरा में देखने लगता है। वो किसी शॉपकीपर से बात कर रही होती है। तभी उसके ऑफिस में एक लड़की जो उसकी कोवर्कर होती है नोट करती है कि एक ऐसी कार है जो किसी किडनैपर की है और इस किडनैपर के बारे में बॉस ने उनको वार्न भी किया होता है। वो ये बात जाकर फ़ौरन अपने बॉस को बताती है। बॉस फ़ौरन से पुलिस को खबर करता है लेकिन वो कार भी उनकी आंखों के सामने से गायब हो जाती है। अब चैंगबू देखता है कि सुमी भी उसकी आंखों से गायब हो गई है तो वो उसे देखने जाता है कि वो क्या ठीक है। पर बाहर जाते ही उसकी आंखों की सारी रोशनी गायब हो जाती है। वो नीचे गिर जाता है। तो यहाँ पर चैंगबू का दोस्त जब उसे कैमरा में ऐसा देखता है तो बाहर उसकी मदद करने के लिए जाता है। उधर सुमी इसलिए गायब हुई थी क्योंकि किडनैपर ने उसे पकड़कर अपने साथ ले लिया था। पर चैंगबू भी वहाँ पर सुमी का नाम पुकारते हुए पहुँच जाता है और ये आवाज़ सुन के किडनैपर सुमी को छोड़कर वहाँ से चला जाता है। उधर पुलिस आ जाती है जो सुमी को इन्वेस्टिगेशन के लिए अपने साथ ले जाती है ताकि वो किडनैपर्स के बारे में कुछ बता सके। अब उधर जब चैंगबू का दोस्त उसकी मदद के लिए आता है तो चैंगबू उसका हाथ पकड़कर रोने लग जाता है क्योंकि अब के बाद वो कभी नहीं देख सकेगा। अब इसके बाद हम देखते हैं कि काफ़ी दिन गुजर चुके हैं। सुमी भी अपनी लाइफ में बिजी हो चुकी है और इन दोनों का कोई कांटेक्ट नहीं है। अब उसे जब भी चैंगबू की याद आती है तो वो सीसीटीवी फुटेज में देखने लगती है या कैमरा के सामने खड़ी हो जाती है। पर तभी सुमी देखती है कि उसकी फेवरेट शॉप पर चैंगबू खड़ा हुआ है। वो खुशी खुशी उसकी तरफ भाग कर जाती है लेकिन देखती है कि चैंगबू अपनी स्टिक निकाल कर आगे बढ़ रहा है। सुमी ये देखकर काफ़ी दुखी हो जाती है लेकिन फिर भी वो चैंगबू का पीछा करना नहीं छोड़ती। अब अगले दिन जब वो चैंगबू का पीछा करती है तो वो किसी एग्जीबिशन की तरफ जा रहा होता है और वहाँ पर पेंटिंग्स ही पेंटिंग्स लगी होती हैं और ये सारी पेंटिंग्स होती हैं चैंगबू की ही। अब चैंगबू यहाँ पर समझ जाता है कि सुमी उसका पीछा कर रही है तो वो सुमी से पूछता है कि अब की बार तुम कहाँ जाना चाहोगी। और इसी सीन के साथ ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। आई होप यू लाइक द एक्सप्लेनेशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।